करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अपने JIV 2023 के टारगेट JIV 2023 प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली पेड कोर्स है जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। पहला है हम लोग RBWM, दूसरा है IAFS, तीसरा PPP और चौथा है AFM। तो फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर पेड कोर्स में आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQ वीडियोज़, यूनिट वाइज MCQ PDF मिलेंगे। और दोस्तों हमारे पास इसके लिए 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ प्लस PDF, कॉस्ट ₹500 पर सब्जेक्ट एंड PDF कॉस्ट ₹200 पर सब्जेक्ट। और यदि आप चारों सब्जेक्ट का वीडियोज़ और PDF लेंगे तो आपको 1800 पड़ेगा, और यदि केवल चारों सब्जेक्ट का PDF लेंगे तो 700 पड़ेगा आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। टू परचेज यू नीड टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टुडेज सेशन। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसके पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कशन किया, एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताया था, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंज आए थे 1990s में, ये बताया था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ यानी 2015-20 में क्या क्या चेंज आए थे, ये बताया था। तो ये सब टॉपिक हमने डिस्कशन किया। आज हम लोग चैलेंजेस क्या क्या एड्रेस किए जाएंगे अपकमिंग FTP में, FDI FII इज़ रिसेंट ट्रेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्विकली रिकॉल करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताया था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि हमारे इकोनॉमी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटी को गवर्न करता है। तो 1991 में सरकार ने लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया था, ये आपको पता होगा। उसके बाद दोस्तों ये सबसे मेजर चेंज था हमारे प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी से। पहले आपको पता होगा कि प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी फॉलो किया जाता था, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पहले परमिट नहीं किया जाता था भारत में, और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लाइन में FTP 2015-20 जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का और वैल्यू एडिशन का इकोनॉमी में। दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि FTP जो था, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 है, वो इंडिया के जो मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट है, जिसे हम लोग MEIS कहते हैं, वो $465 बिलियन से $900 बिलियन तक बढ़ा दिया। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि FTP 2015-20 में 2 स्कीम थे। एक थे MEIS जिसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम कहते हैं, और एक SEIS थे जिसे हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम कहते हैं। फिर मैंने आपको इसके साइलेंट फीचर के बारे में बताया था, और फिर मेक इन इंडिया को बूस्ट कहाँ से मिला, ये आपको मैंने क्लियर किया था। चलिए अब दोस्तों आज एक और चीज़ मैंने आपको बताया था दोस्तों, EPCG स्कीम। EPCG स्कीम किन के लिए था? मैन्युफैक्चरर के लिए था, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर के लिए। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर जो हमारे कंट्री के मैन्युफैक्चरर हैं, इनका कैपिटल गुड बिके, इसके लिए सरकार ने EPCG स्कीम लाया, जिसके अंतर्गत एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को 75% तक घटा दिया, ठीक है। ये सब बात हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अब दोस्तों हम लोग आज के लेसन में डिस्कस करते हैं FDI FII और रिसेंट ट्रेंड। इससे रिलेटेड रिसेंट ट्रेंड क्या है उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं FDI की। तो FDI का मतलब क्या हुआ कि आपने कितना निवेश किया है एक कंट्री में, एक कंट्री में कितना निवेश किया गया है, आपने नहीं किया, किसी फॉरेन इन्वेस्टर ने किया। और जनरली ये कंपनी होती है वो अपनी एंटिटी को की ऑनरशिप को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों ये FDI जो है, जिसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का की इंजन माना जाता है। ये आपको हेल्प करता है हाई ग्रोथ रेट में, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट को समझना है कि भारतीय सरकार बहुत सारे चेंजेस इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि FDI पॉलिसी को लिबरलाइज कर सकें। तो FDI का मतलब क्या बताया आपको मैंने, कि एक इन्वेस्टमेंट है जो कि कंट्री में किया जाता है, किसके द्वारा? फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा, ठीक है। और सरकार का बहुत ही अहम रोल है लिबरलाइज करने में और FDI पॉलिसी को सिंप्लीफाई करने में, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसानी से हो सके। तो यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसानी से होगा तो FDI इनफ्लो क्या होगा? बढ़ेगा, राइट। अब दोस्तों डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन, प्लांटेशन, ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, सैटेलाइट इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, तो ये सभी वो सेक्टर्स हैं जिनको लिबरलाइज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि हमारा जो नेट FDI है दोस्तों वो $3.7 बिलियन से $36.6 बिलियन पहुंच चुका है 2021-22 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
अब जरा बात करते हैं कि एफडीआई का मतलब समझ में आ गया ना कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर है वो भारत में निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जिस माध्यम से करेगा उसे हम लोग एफडीआई कहते हैं, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से रूट्स हैं एफडीआई के? तो एफडीआई जो है दोस्तों डोमेस्टिक इकोनॉमी में 2 चैनल से इंटर करता है, एक आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट है और एक सरकार का रूट है। अब दोस्तों मैं आपको ऑटोमेटिक रूट समझाता हूँ। दोस्तों एफडीआई इज़ परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट विदाउट, अब देखिए इस ऑटोमेटिक रूट में ना सरकार की कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, या आरबीआई की कोई अप्रूवल यहाँ पे आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट होता है दोस्तों सारे एक्टिविटीज़ में, सारे सेक्टर में जो कि सरकार ने अपने कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी में स्पेसिफाई किए हैं, वहाँ पे इस ऑटोमेटिक रूट में परमिशन दिया गया है एफडीआई को, ठीक है। और ये टाइम टू टाइम दोस्तों ये लिस्ट चेंज होते रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो इंडियन फर्म है जो एफडीआई रिसीव करता है ऑटोमेटिक रूट से, वो एफडीआई पॉलिसी के नियम को फॉलो करेगा। इन्वेस्टर जो है 2 स्टेज रिपोर्टिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। ये 2 स्टेज रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है दोस्तों कि सबसे पहला स्टेज क्या है कि जो भारतीय कंपनी है उसको रिक्वायर कि उसको ज़रूरत है कि वो रिपोर्ट करे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को, ठीक है, जो अपना आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस है उसको रिपोर्ट करे, जिसके अंदर वो रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। विद इन 30 डेज, दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी और अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि इंडियन कंपनी को रिपोर्ट करना है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट यानी रीजनल ऑफिस आरबीआई का कितने दिनों में? तो आंसर होगा 30 दिनों में। कब से 30 दिन काउंट होगा? जब से आपको शेयर एप्लीकेशन मनी या आपको मिला है तब से, राइट। कहाँ से मिला है पैसा? नॉन रेजिडेंट, ऑब्वियस सी बात है, पैसा कहाँ से मिलेगा आपको? जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनसे पैसा मिलेगा। तो जिस कंपनी को मिला है ये पैसा, यानी दूसरे इन्वेस्टर आपके कंपनी में यदि मान लीजिए इन्वेस्ट किए हैं, तो 30 दिन के अंदर उस शेयर एप्लीकेशन मनी का रिसिप्ट आपको आरबीआई का जो भी आपके नज़दीकी रजिस्टर्ड, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, वहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कंपनी जिसमें विदेशी निवेशक का निवेश आया है, उस कंपनी को अपने नज़दीकी आरबीआई का जो डिपार्टमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही आप शेयर देंगे उस एनआरआई को, एनआरआई कहते हैं ना नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर को, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर हैं, एनआरआई नहीं कर सकते दोस्तों, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर हैं उनको आप जैसे ही आप शेयर करेंगे तो कंपनी को एक डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट को, रीजनल ऑफिस को, जो कि आरबीआई से कंसर्न है। तो ये है हमारा ऑटोमेटिक रूट ऑफ आरबीआई। समझ में आ गया दोस्तों कि किसी भी कंपनी को यदि फॉरेन किसी भी विदेश से निवेश मिल रहा है तो उसको 2 काम करना है। पहला काम ये करना है कि अपने 30 दिनों के अंदर, जब से शेयर पैसा मिला है उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, अपने नज़दीकी आरबीआई का जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जाके रिपोर्ट करना है। और जब वो शेयर को इशू करेगी तो उसका भी रिपोर्ट करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करना है आरबीआई के ऑफिस में। 2 चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग जरा गवर्नमेंट रूट की बात करते हैं। तो दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोमेटिक रूट में नहीं कवर होता है, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रपोजल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट के द्वारा, इसको रिव्यू किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और मिनिस्ट्री के द्वारा। तो दोस्तों एक प्रपोजल है जिसमें आपको टोटल फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, यदि 5,000 करोड़ से ज़्यादा का आपका फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूज़न है तो वहाँ पे आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA का क्लियरेंस लेना पड़ता है। याद रखिएगा CCEA का फुल फॉर्म क्या होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इनका अप्रूवल कब लेना पड़ता है? यदि मान लीजिए आप इन्फ्यूजन जो कर रहे हैं, जो फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूज कर रहे हैं, वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है। दूसरी बात दोस्तों, 2 केस याद रखिएगा। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का यदि फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना आवश्यक है। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आप पाकिस्तान से FDI आ रहा है तो वहाँ भी गवर्नमेंट रूट के अंदर डाल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। गवर्नमेंट रूट के अंदर अब देखिए दोस्तों, ये चार्ट आपके सामने है, इसमें सेक्टर वाइज FDI रूट दिया हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द FDI फ्लो फॉर एग्रीकल्चर, तो आपके सामने 100%, 70% ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए 100% FDI है, इंट्री रूट ऑटोमेटिक है, प्लांटेशन सेक्टर के लिए 100% है, ऑटोमेटिक है, माइनिंग के लिए 100% ऑटोमेटिक है,
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए 100% ऑटोमेटिक है। डिफेंस के लिए 100% है, जिसमें 74% ऑटोमेटिक रूट है नए डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए, और 100% है गवर्नमेंट रूट इन एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ब्रॉडकास्टिंग 100% ऑटोमेटिक। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज 49% गवर्नमेंट। फिर प्रिंट मीडिया 26% में ही FDI लिमिट है गवर्नमेंट के द्वारा। सिविल एविएशन एयरपोर्ट का 100% है ऑटोमेटिक। फिर सिविल एविएशन का 100% है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट टाउनशिप ये सब में 100% है ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क में 100% है ऑटोमेटिक। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ में 74% है, जिसमें दोस्तों याद रखिएगा कि ऑटोमेटिक अप टू 49% है, और 49 से 74 में गवर्नमेंट का रूट अप्लाई होता है। सैटेलाइट में 100% है गवर्नमेंट के द्वारा। टेलीकॉम में 100% है ऑटोमेटिक। दोस्तों इसको एक बार ध्यान से चार्ट को सुन लीजिए जी, सुनने से भी याद होता है दोस्तों। फिर ई कॉमर्स एक्टिविटी में 100% है ऑटोमेटिक। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% है गवर्नमेंट। ड्यूटी फ्री शॉप में 100% है ऑटोमेटिक। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% है ऑटोमेटिक। बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर में 74% है ऑटोमेटिक। बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में 20% है गवर्नमेंट। CICs में 100% है ऑटोमेटिक। तो ये सभी आपको चार्ट याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ FDI की। FDI कितने तरह के होते हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। FDI दोस्तों 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से FDI होते हैं? पहला होता है हमारा ग्रीनफील्ड FDI। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे जो पेरेंट कॉर्पोरेशन है वो अपने डेस्टिनेशन कंट्री में एक सब्सिडरी बना लेते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैकडोनाल्ड है, Hyundai इंडिया है, पेप्सी इंडिया है, ये सभी ग्रीनफील्ड FDI हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने ऑपरेशन को स्क्रैच से बिल्ड करते हैं, राइट, फ्रॉम जीरो लेवल स्क्रैच से अपने ऑपरेशन को बिल्ड करते हैं। और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें जो पेरेंट कॉर्पोरेशन होते हैं ना, वो डेस्टिनेशन कंट्री में अपना एक सब्सिडरी बना लिया। जैसे मैकडोनाल्ड है, तो मैकडोनाल्ड भारतीय कंपनी नहीं है दोस्तों, लेकिन वो क्या करती है, वो क्या कि भारत में आके अपना एक सब्सिडरी बना ली, राइट, और स्क्रैच से स्टार्ट की। इसे कहते हैं ग्रीनफील्ड FDI। दूसरा होता है दोस्तों ब्राउनफील्ड FDI। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं वो इस्टेब्लिश, जो होस्ट कंट्री है उसके इस्टेब्लिश फर्म में अपना कुछ स्टॉक खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर डाइची सांकी ऑफ जापान, ये रैनबैक्सी इंडिया को एक्वायर कर लिया। तो ये क्या किया दोस्तों, स्टॉक खरीद लिया। किसका? रैनबैक्सी इंडिया का। ये भारतीय कंपनी था रैनबैक्सी इंडिया, उसका स्टॉक किसने खरीद लिया? डाइची सांकी को। तो ये है हमारा ब्राउनफील्ड FDI। और तीसरा जो FDI का टाइप है वो है जॉइंट वेंचर। तो इसमें क्या होता है कि एक एग्रीमेंट के बेसिस पे एक फॉरेन कंपनी और एक लोकल कंपनी ज्वाइन हो जाते हैं दोस्तों, ताकि इन्वेस्टमेंट को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। जैसे हीरो होंडा, तो हीरो कंपनी भारत की है, होंडा कंपनी जापान की है। तो दोस्तों ये दोनों मिलकर जो है जॉइंट वेंचर बनाए, तो एक फॉरेन कंपनी और एक लोकल कंपनी ज्वाइन कर जाते हैं ताकि अपने इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकें। अब बात करते हैं दोस्तों FDI की प्रोहिबिटेड सेक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कहाँ कहाँ FDI का प्रोहिबिशन है। तो लॉटरी बिजनेस, फिर गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट TDRs कहते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, फिर है दोस्तों कियारिलोज, सिगरेट, टोबैको एक्टिविटीज़ नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो ये सभी में FDI प्रोहिबिटेड सेक्टर है। अब हम लोग बात करते हैं FIIs की। FII क्या होता है दोस्तों? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बेसिकली क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टर इन स्टॉक और हेज फंड। यानी आपने शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए, कम अवधि के लिए यदि पैसा इन्वेस्ट किया है स्टॉक में या हेज फंड में, तो उसे FII कहते हैं। तो ये एक वोलेटाइल होता है दोस्तों, और यहाँ पे कैपिटल फ्लाइट का पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ एन, मान लीजिए कुछ इकोनॉमी में कुछ स्लम्प आ गया, कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, या दोस्तों शॉर्ट टर्म आउटफ्लो का हर्ट बिहेवियर है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो खत्म ही हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो हमेशा FII को फॉलो करती है, NRI, PIO, ठीक है, ताकि वो भारत के प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें, ठीक है। कौन? NRI और PIO। अब दोस्तों इस अरेंजमेंट में जो FII हैं या हमारे जो NRIs हैं, NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो शेयर या डिवेंचर ले सकते हैं भारतीय कंपनी में। कैसे? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। उन्हें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के फॉर्म में, सेबी के पास, और ये एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है कंट्री के कैपिटल मार्केट के परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों ये जो FPIs बोले हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या FIIs बोले हैं, तो ये सभी मेजर ड्राइवर है इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट का। तो आपको मैं एक डाटा प्रोवाइड करता हूँ। नेट FPI जो 21-22 में था वो नेगेटिव था, नेगेटिव $11.97 बिलियन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, रसिया यूक्रेन डिस्प्यूट हो गया, कोविड रिलेटेड अनसर्टेनिटी हो गया, तो इस कारण से
क्या हुआ दोस्तों, कैपिटल का फ्लाइट हो गया, राइट, 21-22 में, इसीलिए नेगेटिव है। अब मैं आपको एफडीआई और एफआईआई के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। एफडीआई दोस्तों डायरेक्टली मशीन्स में जाता है, प्रोडक्शन में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज में जाता है, राइट, जो पैसा एफडीआई से आता है। और एफआईआई जो आता है पैसा, वो हेज फंड में जाता है, शॉर्ट टर्म इक्विटी में जाता है, सिक्योरिटीज़ में जाता है। एफडीआई दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, एफआईआई शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से है। एफडीआई जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में। एफआईआई दोस्तों प्रोडक्शन एक्टिविटी में नहीं जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इक्विटी में जाता है, और इन्वेस्टर कभी भी उसको वापस कर सकता है पैसा। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस है और जो टैक्स है वो भी आप कंट्री के जीडीपी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एफडीआई दोस्तों स्टेबल होता है और कोई थ्रेट नहीं है कैपिटल फ्लाइट का, लेकिन एफआईआई दोस्तों वोलेटाइल होता है और कैपिटल फ्लाइट का थ्रेट हमेशा होता है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, जैसे आपने कोविड केस में देखा, आपने रसिया यूक्रेन वार में देखा, तो वहाँ पे क्या होता है, हर्ड बिहेवियर के कारण हमारा जो शॉर्ट कैपिटल फ्लो का है उसका हर्ड बिहेवियर के कारण एफआईआई का फ्लो हो जाता है। एफडीआई दोस्तों डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द होस्ट नेशन, और एफआईआई डिपेंड करता है आर्बिट्रेज और हेजिंग वेरिएशन पे। एफडीआई दोस्तों अलग अलग तरह का होता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर, और एफआईआई को हॉट मनी कहते हैं और वो हेज फंड का फॉर्म लेता है। दोस्तों पूछा जाएगा हॉट मनी किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे एफआईआई को हॉट मनी कहा जाता है, ठीक है, और ये हेज फंड का टाइप लेता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी हमारी अर्थव्यवस्था का विकास, ये इसको डिफाइन किया जाता है कि हमारे सोसाइटी के मटेरियल वेलबींग में सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों नेशन का तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा, ये इसके अंदर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी आते हैं, राइट, जिसके कारण से मटेरियल प्रोग्रेस होता है। इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आता है कि चेंज इन अवेलेबल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन रेट, पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन, टेक्नोलॉजी, स्किल एंड एफिशिएंसी, ये सभी आते हैं। तो ये सभी रिफॉर्म जो हैं वो हमारे लार्ज गोल को कंट्रीब्यूट करते हैं। लार्ज गोल क्या है, मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा लार्ज गोल है। मोर एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, तो दीज आर आवर लार्ज गोल। तो ये जितने भी रिफॉर्म्स है दोस्तों, ये सभी हमारे लार्ज गोल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा शॉर्ट में आपसे कहें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है दोस्तों, ये एक लॉन्ग चेन है, इंटर रिलेटेड changes in fundamental supply factor and demand structure that contribute to increase in country net national product। NNPs कंट्री का बढ़ाता है लॉन्ग टर्म में। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों वाइडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये एक लॉन्ग चेन है, ठीक है, जिसमें अब हमारा सप्लाई और डिमांड फैक्टर में चेंजेस आते हैं, जिससे हमारा कंट्रीज़ का NNP इंक्रीज होता है, नेट नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। और ये वाइडर कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का, हमारे अर्थव्यवस्था का एनुअल, नेशनल और पर कैपिटा इनकम टाइम से ग्रो करता है, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, यदि आप कंपेयर करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक रिस्ट्रिक्टेड टर्म है। इसके अंदर दोस्तों आपका आउटपुट बढ़ेगा क्वान्टिटेटिव टर्म में, लेकिन इसमें दोस्तों क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जैसे सोशल एटीट्यूड में चेंज आना, सोशल बिहेवियर में चेंज आना, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको मैं डिफरेंस से क्लियर करता हूँ दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ में दोस्तों क्या होता है कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के अमाउंट में इंक्रीमेंट होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारा पॉवर्टी घटना, अनएम्प्लॉयमेंट घटना, इनइक्वालिटी घटना, ये सभी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हुआ कि आपका रियल NII, रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट आपका बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा, आप लिटरेट हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हेल्थ केयर बढ़ रही है, ये सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों फोकस करता है गुड्स के प्रोडक्शन पे, सर्विसेज के प्रोडक्शन पे, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस करता है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। इकोनॉमिक ग्रोथ एक सिंगल डायमेंशनल नेचर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल नेचर है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रीकर्सर है और प्री रिक्विजिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद ही आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर है GDP, GNI, पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है SDI, HPI, गिनी कोफिशिएंट, GDI, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI जिसे कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज लाता है इकोनॉमी में। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंडिकेटर्स के बारे में, प्लीज़ रिमेंबर। इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों रेफर करता है प्रोडक्शन के इंक्रीज़ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर करता है प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज़ में।
इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक मोर रिलेवेंट मैट्रिक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोर रिलेवेंट टू मेजर प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन डेवलपिंग कंट्री। दोस्तों आप यदि इस तरह के PDF MCQs वीडियो सभी चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है एज ए डायमेंशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है दोस्तों कि आपका जो मटेरियल वेल बीइंग है उसमें परसिस्टेंट इंक्रीज हो, लगातार इंक्रीज हो, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक छोटा सा आइडिया है, उसके कंपैरिजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा आइडिया है। उसके अंदर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब के सब आते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको यदि एसेस करना है तो आपको HDI, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स, ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सभी को यूज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेसन। हम लोग सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन किया। आप यदि इस तरह के लेक्चर सभी यूनिट के लिए चाहते हैं, काइंडली व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर, आई विल प्रोवाइड यू। धन्यवाद।